नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, लिन ग्रैबहॉर्न की एक्सक्यूज मी योर लाइफ इज वेटिंग। हाँ, काफी चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो थोड़ा शायद चौंकाने वाला भी है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों से उतनी नहीं बनती नहीं, जितनी हमारी भावनाओं से, हमारे एहसास से बनती है। हाँ, ये आकर्षण के नियम को एक अलग नजरिए से देखती है। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस किताब के हिसाब से हम जिंदगी की मुश्किलों में, उन हालातों में जिन्हें हम नहीं चाहते, उनमें फंस कैसे जाते हैं। ये उलझन, ये गड़बड़ी कहाँ से आती है? हाँ बिल्कुल, ये मैस आता कहाँ से है, यही समझेंगे। तो सबसे पहले किताब का जो सबसे बुनियादी दावा है, हाँ। वो यही कि एहसास ही रचना है। मतलब आपकी भावनाएं आपकी दुनिया बना रही हैं। विचार नहीं? विचार जरूरी हैं, पर वो आर्किटेक्ट जैसे हैं। असल इमारत तो एहसास से खड़ी होती है। हम सिर्फ सोच कर नहीं, बल्कि गहराई से महसूस करके अपनी हकीकत बनाते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि हमें हमेशा विचारों की ताकत के बारे में बताया गया है। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए आकर्षण का नियम आता है, जैसा ग्रैबहॉर्न समझाते हैं। इसका सिद्धांत तो बहुत सीधा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें, एक जैसी ऊर्जा एक दूसरे को खींचती हैं। ठीक। ये कोई जादू टोना नहीं, ये ऊर्जा एक नियम है। और किताब कहती है कि यह हम पर भी लागू होता है। हम पर कैसे? हमारी भावनाएं, वो सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं है, वो असल में शक्तिशाली ऊर्जा तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम बाहर भेजते हैं। अच्छा। और फिर कायनात या कह लें यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों, लोगों और हालातों को हमारी तरफ खींच लाता है। हम एक तरह के मानवीय चुंबक हैं। वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। इसका एक उदाहरण भी है ना किताब में, वो बच्चे वाला। हाँ हाँ, वो स्लगर जैसी वाला। हाँ वही, एक छोटा बच्चा जो बेसबॉल में कमाल के होम रन मारता था। और जब उससे पूछा कि वो ये कैसे करता है, तो उसका जवाब बड़ा सीधा था। उसने कहा पता नहीं, बस जब बैट पकड़ता हूँ तो महसूस करता हूँ कि गेंद से जुड़ना कैसा लगेगा। और फिर वो जुड़ जाती है। कमाल है ना? बिल्कुल, वो सोचता नहीं था, वो उस जुड़ाव को महसूस करता था। एहसास की ताकत। और कमाल की बात ये कि वो बच्चा जैसी आगे चल के सिर्फ खेल में नहीं, अपने निवेशों में भी बहुत कामयाब हुआ। और उसने यही सिद्धांत इस्तेमाल किया। हाँ, एहसास की शक्ति का। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं सचमुच हमारी दुनिया बना सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है, जैसा किताब भी पूछती है, हाँ। कि अगर एहसास इतना शक्तिशाली है तो हम इतने समझदार लोग जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों झेलते हैं? सही बात है, हम इस गड़बड़ी में, इस मेस में फंसते कैसे हैं? क्या ये वही है जिसे लोग कह देते हैं, अरे ये तो ह्यूमन कंडीशन है, इंसानी फितरत है? देखिए, किताब का नजरिया थोड़ा अलग है इस पर। अच्छा। ग्रैबहॉर्न का तर्क है कि ये कोई हमारी स्वाभाविक इंसानी फितरत नहीं है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा पुरानी हैं। पुरानी मतलब ये सब बहुत पहले शुरू हुआ, उन लोगों की झूठी बातों से जो शायद शक्ति चाहते थे। कैसी बातें? उन्होंने ये विचार फैलाया कि हमारी जिंदगी तो बस बाहरी हालातों का नतीजा है, कि हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है और हमें दूसरों के अधीन ही रहना चाहिए। ओहो। और क्योंकि ये हजारों साल से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम आज भी अनजाने में इसी पर यकीन करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने ये मान लिया है कि संघर्ष, चिंता, मुश्किलें, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। इसे ही ह्यूमन कंडीशन समझ लिया है। ये तो सोचने वाली बात है। किताब तो यहां तक कहती है कि ये ह्यूमन कंडीशन एक मिथक है, एक गढ़ी हुई कहानी। किताब मानती है कि हमारी जो कुदरती अवस्था है वो संघर्ष की नहीं, बल्कि रचने की है, बनाने की। बिल्कुल, हमारे अंदर वो स्वाभाविक शक्ति है कि हम अपनी जिंदगी को मनचाहा बना सकें, चाहे वो परिवार हो या दुनिया की कोई बड़ी समस्या का हल। हाँ, लेकिन फिर सवाल उठता है वही कि इतनी सेल्फ हेल्प किताबें, पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब हमें पूरी तरह बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? हाँ, लेखक का मानना है कि उन सब ने एक सबसे जरूरी चाबी छोड़ दी। और वो चाबी है एहसास। हम एहसास से बनाते हैं, सिर्फ सोच से नहीं। और किताब कहती है हमें जिंदगी के बारे में बिल्कुल उल्टा सिखाया गया है। उल्टा कैसे? हमें बचपन से ही हर चीज में कमियां ढूंढना सिखाया गया है, मानो ट्रेनिंग दी गई हो। अच्छा। जैसे नौकरी में क्या गड़बड़ है, रिश्तों में क्या कमी है, सेहत ठीक क्यों नहीं, शरीर में क्या खामी है, इस दुनिया में क्या गलत है। हाँ, बात तो सही है। हम अक्सर नेगेटिव चीजों पर ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और किताब में वो आंकड़ा है ना कि बचपन में हम लगभग 60,000 बार नहीं सुनते हैं। 60,000 बार? बाप रे। सोचिए,
ये लगातार की नेगेटिव कंडीशनिंग हमें अनजाने में संघर्ष और निराशा के जाल में फंसा देती है। हमें समस्या खोजना सिखाया गया, समाधान नहीं। और नतीजा ये कि हम अनजाने में और ज्यादा समस्याओं को ही अपनी ओर खींचते रहते हैं। इसका वो फादर फ्रेड वाला उदाहरण बड़ा सटीक है ना? हाँ बिल्कुल। फादर फ्रेड एक पादरी, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन आदत क्या थी? हर चीज में कमी निकालना, चर्च में, जिंदगी में, हर जगह। हाँ, वो देखते थे कि क्या गलत है, पर उसे ठीक करने में खुद को बेबस पाते थे। उनका रवैया हमेशा यही रहता था, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि, या हाँ ये गलत तो है पर मैं क्या कर सकता हूँ। और नतीजा क्या हुआ? लोग उनसे कटने लगे, चर्च खाली होने लगा। और वो खुद अपनी ही बनाई सीमाओं में कैद हो गए। बिल्कुल। और शायद उन्हें लगता होगा कि वो तो बस सच बोल रहे हैं या लॉजिकल हैं। पर असल में वो अपनी ही बेबसी को और पक्का कर रहे थे अनजाने में। सही। तो ये जो नकारात्मक ध्यान है और ये एहसास, ये काम कैसे करते हैं फिर? कैसे ये हमारी उलझने बढ़ाते हैं? हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या है? किताब इसे कंपन और आकर्षण से समझाती है। कंपन, वाइब्रेशंस। हाँ, सोचिए हर चीज, हम भी, एक ऊर्जा है जो लगातार हिल रही है, कंपन कर रही है। मेज, कुर्सी, हवा, सब कुछ। हाँ, सब। और हम लगातार कंपन भेज रहे हैं। और हमारी भावनाएं? हमारी भावनाएं ही इन कंपनों को तय करती हैं। ये सिर्फ हल्के एहसास नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली चार्ज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करती हैं। हमारी भावनाएं हमें चुंबक बना देती हैं। बिल्कुल, जीता जागता चुंबक। हम अपनी भावनाओं से लगातार तरंगे भेज रहे हैं और वैसी ही तरंगों वाली चीजों को खींच रहे हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ, जैसे अच्छी भावनाएं, खुशी, प्यार, शुक्रगुजारी। इनसे ऊंची रफ्तार वाले हाई फ्रीक्वेंसी कंपन निकलते हैं। सही। और ये फिर अपने जैसी ही अच्छी चीजों, अच्छे हालातों, अच्छे लोगों को खींचते हैं। और इसके उलट जो मुश्किल भावनाएं हैं, डर, चिंता, गुस्सा, जलन, उनसे धीमी रफ्तार वाले लो फ्रीक्वेंसी कंपन निकलते हैं। और ये भी उतने ही शक्तिशाली चुंबक हैं। हाँ, ये अपने जैसी ही धीमी रफ्तार वाली नकारात्मक चीजों, मुश्किलों, परेशानियों को आकर्षित करते हैं। वो ट्यूनिंग फॉर्क वाला उदाहरण याद है? हाँ, बिल्कुल। कि एक खास सुर वाला फोक बजाओ तो कमरे में सिर्फ वही फोक बजेगा जिसका सुर उससे मिलता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, एक जैसी ऊर्जा ही जुड़ती है। हमारी भावनाएं भी ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। क्या? हम इंसान ट्यूनिंग फॉर्क जैसे नहीं है, हमारा सुर एक सा नहीं रहता। हाँ, हमारी भावनाएं तो बदलती रहती हैं, कभी खुशी, कभी गम। बिल्कुल। और इससे हमारे कंपन भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसका क्या असर होता है? ये जो अस्थिरता है, इनकंसिस्टेंसी, ये गड़बड़ करती है। जब हम मिली-जुले सिग्नल भेजते हैं, कभी हाई, कभी लो, तो नतीजा भी मिला-जुला होता है। मतलब? या तो जिंदगी में कुछ खास बदलता नहीं, क्योंकि कंपन एक दूसरे को काट देते हैं। अच्छा। या फिर एक तरह की उथल-पुथल मच जाती है, क्योंकि हम अच्छी और बुरी हर तरह की चीजें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ओहो। किताब में इन्हें जंक बॉम्ब्स कहा गया है। जंक बॉम्ब्स? ये क्या है? ये हैं दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या विचार, जो हमारे अपने लो वाइब्रेशन से मैच कर जाते हैं। मतलब जब हम लगातार डर या चिंता में होते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ाते हैं, बल्कि अनजाने में दूसरों की वैसी ही नेगेटिव एनर्जी को भी खींच लेते हैं। तो हालात और बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये हमारी अपनी नेगेटिविटी का एम्पलीफायर बन जाता है। इसका वो बिल भरने वाला उदाहरण बहुत आम है ना, टोनी और जिंजर वाला। हाँ बिल्कुल। जब भी बिल भरने का टाइम आता है, वो चिंता में डूब जाते थे, क्योंकि पैसे की कमी थी। हाँ। और उनका सारा ध्यान उसी कमी पर रहता था। हाँ, और नतीजा? उनकी चिंता, जो एक नेगेटिव एहसास और लो वाइब्रेशन है, उसने और ज्यादा पैसे की तंगी को खींचा। सही। उनका ध्यान इस पर था कि उनके पास क्या नहीं है, और आकर्षण के नियम ने उन्हें वही कमी और ज्यादा दी। किताब में लिखा है, क्रडी आउट क्रडी बैक। हाँ, जैसा गंदा एहसास बाहर भेजोगे, वैसा ही गंदा नतीजा वापस मिलेगा। ये उसी उलझन का हिस्सा है। एक और कहानी थी ना, पैट की, वो जो बाहर से हमेशा खुश दिखती थी। हाँ, पैट हमेशा मुस्कुराती हुई, सबकी तारीफ करती हुई, एकदम पॉजिटिव लगती थी। पर अंदर ही अंदर बहुत सारी नेगेटिव भावनाएं थी। नाराजगी, खुद को कम समझना, दूसरों को खुश रखने का दबाव। और किताब का तर्क यही है कि बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता। बिल्कुल। पैट की वो जो छिपी हुई सच्ची भावनाएं थीं, वो लगातार लो वाइब्रेशन भेज रही थीं। और नतीजा ये कि उसकी जिंदगी में अजीब दुर्घटनाएं, काम बिगड़ना, मुश्किलें, ये सब लगा रहता था। वो एक चलती फिरती मुसीबत बन गई थी। ये दिखाता है कि हमारी असली गहरी भावनाएं ही कंपन तय करती हैं, वो नकाब नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हाँ, यक आउट यक बैक।
अंदर की गंदगी बाहर निकलती है और वैसी ही गंदगी को वापस खींचती है। ये भी उसी उलझन का नतीजा है जहां हमें अपनी सच्ची भावनाएं दबाना सिखाया गया है। तो इन सब कहानियों और सिद्धांतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है कमी पर ध्यान देने का नतीजा। हाँ, किताब इसी पर बार बार जोर देती है। हम जिस चीज पर भावनात्मक रूप से एहसास के साथ ध्यान लगाते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती है। इसे थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, चिंता महसूस हो रही है, तो आप असल में पैसे की कमी के एहसास पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और नतीजा और ज्यादा पैसे की कमी। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर किताब का तर्क यही है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है पैसे के बारे में सोचते हुए शुक्रगुजारी या बहुतायत महसूस करना, भले ही उस वक्त पैसे कम हों। अच्छा। आप बहुतायत के कंपन भेज रहे हैं। इसी तरह नई कार चाहिए सोचते हुए अगर कमी महसूस हो रही है तो आप बिना कार वाली स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सही। लेकिन अगर आप उस नई कार को चलाने की खुशी, उसके मजे को महसूस करते हैं तो आप उस कार को अपनी ओर खींच रहे हैं। हाँ, ग्रैबहॉर्न कहती हैं कि ज्यादातर लोग अनजाने में अपना ध्यान उसी चीज पर लगाते हैं जो उनके पास नहीं है। क्योंकि हमें बचपन से कमियों पर ध्यान देना सिखाया गया है। बिल्कुल। और इस तरह वो अनजाने में उसी कमी को अपनी जिंदगी में और ज्यादा खींचते रहते हैं। लेखक ने अपना तजुर्बा भी बताया है ना, रियल एस्टेट वाला। हाँ, लिन ग्रैबहॉर्न का अपना अनुभव। वो बड़े सौदे करने की कोशिश कर रही थी, पर सौदे बार बार आखिर में बिगड़ जाते थे। और उनके गाइड टॉम ने उन्हें क्या कहा? उन्होंने बार बार टोका, लिन, तुम्हें इसे महसूस करना होगा। तुम अपने डर से इन सौदों को दूर भगा रही हो। वो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, पर अंदर का डर, वो नेगेटिव एहसास उनकी इच्छा पर हावी था और उनका वाइब्रेशन नेगेटिव था जो नाकामी खींच रहा था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आइए। इस किताब के इस हिस्से के अनुसार हाँ। हम अपनी हकीकत सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि गहराई से महसूस करने से बनाते हैं। एग्जैक्टली। और आकर्षण का नियम हमारी भावनाओं के कंपन के जरिए काम करता है। और हमारी जिंदगी की ये जो उलझन है मुश्किलें वो इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से नेगेटिविटी पर ध्यान देना सिखाया गया है। हम अपनी ताकत के बारे में झूठी बातों में यकीन करते हैं और अनजाने में उन चीजों की कमी पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जिससे वही कमी हमारे जिंदगी में बढ़ती जाती है। हमारे कंपन ही हमारी परिस्थितियों को हमारी ओर खींचते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाके खड़ा करता है। क्या सवाल? एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये सच है, जैसा ये स्रोत बताता है, कि हमारी भावनाएं ही हमारी हकीकत बनाती हैं, तो फिर भावनात्मक ध्यान में, हमारे एहसास में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव, एक जरा सा फर्क हम अभी इसी पल ला सकते हैं जो किसी नापसंद स्थिति को बदलना शुरू कर दें? वाह, ये सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है लिन ग्रैबहॉर्न की किताब एक्सक्यूज मी, योर लाइफ इज वेटिंग के कुछ अंश, और इनमें ना जिंदगी को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया मिलता है। हाँ, ये किताब इस बड़े दिलचस्प विचार पर आधारित है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों से उतनी नहीं बनती जितनी हमारी भावनाओं से। मतलब हमारी भावनाएं वो एक तरह की शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारी हकीकत को आकार देती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी रचनात्मक शक्ति, या जैसा किताब में कहा गया है, हमारा जादुई जिन, ये काम कैसे करता है। और फिर एक ऐसा कदम जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम, ये पहचानना है कि हम असल में क्या नहीं चाहते। हाँ, वो पहला पड़ाव जिसे किताब कहती है नहीं नहीं वो नहीं। इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। किताब में दी गई है, एक छोटा बेसबॉल खिलाड़ी है जेसी। अच्छा। वो हर बार बैटिंग पे जाने से पहले ये सोचता नहीं है, बल्कि पूरी शिद्दत से महसूस करता है कि गेंद उसके बल्ले से टकराएगी और बाउंड्री पार जाएगी। महसूस करता है, ओके। और कमाल देखे, लगभग हर बार वो होम रन मार देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? किताब के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो मुख्य विचार सामने आता है कि रचना जो है वो सिर्फ सोचने से नहीं होती, अच्छा, महसूस करने से होती है। जैसे कि कामयाबी का राज वो सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं था, बल्कि उस कामयाबी के एहसास को, उस जुड़ाव की भावना को पूरी शिद्दत से महसूस करना था।
ये बात तो मतलब सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा गहरी बात है ये। हाँ, ये असल में आकर्षण के नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके मूल सिद्धांत से जुड़ता है। समान समान को आकर्षित करता है, और ये सिर्फ लोगों या पर्सनालिटीज पर लागू नहीं होता। ये ऊर्जा के स्तर पर काम करता है। ऊर्जा के स्तर पर? हाँ, देखिए, विज्ञान भी मानता है कि हर चीज ऊर्जा है, और हर ऊर्जा एक खास तरह से कंपन करती है, एक फ्रीक्वेंसी पर। हम इंसान भी, हम भी ऊर्जा पुंज हैं और लगातार कंपन कर रहे हैं। तो फिर हमारी भावनाओं का इस कंपन से क्या लेना देना हुआ? हमारी भावनाएं वो महज एहसास नहीं है, वे शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा तरंगे हैं। अच्छा। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जैसे खुशी, कृतज्ञता, प्यार, तो हम एक उच्च आवृत्ति पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। ये ऊर्जा ना थोड़ी खुली हुई, फैली हुई महसूस होती है। हाँ हाँ। और ये उच्च कंपन वाली ऊर्जा अपने जैसी ही अच्छी चीजों को, परिस्थितियों को, लोगों को अपनी ओर खींचती है। और इसके उलट जब हम डर, चिंता या अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तब हमारी ऊर्जा थोड़ी सिकुड़ी हुई, भारी महसूस होती है। हम निम्न आवृत्ति पर, लो फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। ओके। और क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है, ये निम्न कंपन वाली ऊर्जा अपने जैसी ही नकारात्मक परिस्थितियों को, मुश्किलों को, अनुभवों को अनजाने में हमारी ओर खींच लाती है। बाप रे। हाँ, हम सब एक तरह से चलते फिरते चुंबक हैं, लगातार अपनी भावनाओं के जरिए ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे हैं कि हमें और क्या चाहिए। किताब में वो बिल भरने वाला उदाहरण था, वो इस बात को काफी अच्छे से समझाता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि अगर बिल चुकाते समय हम चिंता या कमी या बोझ महसूस करते हैं, यानी निम्न आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, तो हम अनजाने में अपने जीवन में और ज्यादा पैसों की कमी या बिलों से जुड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारा ध्यान कमी पर केंद्रित होता है, तो वही चीज बढ़ती जाती है। ध्यान कमी पर? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमारा भावनात्मक ध्यान जिस चीज पर टिका होता है ना, हम उसी की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद। ऊर्जा तो न्यूट्रल है, वो बस हमारे भावनात्मक फोकस का पीछा करती है। किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है। तीव्र भावनाओं के दौरान, चाहे वो बहुत ज्यादा डर हो या बेइंतहा खुशी, पेट के निचले हिस्से में, जिसे सोलर प्लेक्सस या गट कहते हैं, हाँ, गट फीलिंग, हाँ, वहां एक अजीब सी शारीरिक सनसनी महसूस होती है। लेखिका इसे वूश कहती हैं। कुछ वैसा ही एहसास जैसे रोलर कोस्टर पर तेजी से नीचे आते हुए होता है। ये शारीरिक प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये शायद हमारी एड्रिनल ग्रंथियों के सक्रिय होने से जुड़ी है। तीव्र भावनाएं इन्हें उत्तेजित करती हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का तेज प्रवाह महसूस होता है। अच्छा। ये वूश एहसास एक तरह का शारीरिक सबूत है कि हमारी भावनाएं और ऊर्जा का स्तर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक फिजिकल अनुभव है। हाँ, वो सेशन सिंगर वाला उदाहरण भी था ना? हाँ, बिल्कुल। जब गाना बिल्कुल सही सुर और ताल में बैठता था, तो उसे पेट में शुद्ध आनंद का, मतलब प्योर जॉय का वो वुश महसूस होता था। ये सिर्फ मानसिक संतुष्टि नहीं थी, एक शारीरिक पुष्टि थी। बिल्कुल। तो ये वुश और हमारी तमाम भावनाएं, चाहे सुखद हों या दुखद, ये सिर्फ प्रतिक्रियाएं नहीं है, ये हमारे अंदर की उस रचनात्मक शक्ति, उस जादुई जिन्न से सीधा संवाद है। अच्छा। किताब के अनुसार ये भावनाएं हमारे विस्तृत स्वरूप, जिसे एक्सपैंडेड सेल्फ या इनर बीइंग कहते हैं, उससे हमारा कनेक्शन दर्शाती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारा एक बड़ा, ज्यादा जानकार हिस्सा है, जो हमेशा उच्च ऊर्जा और स्पष्टता में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, प्यार, उत्साह, तब हम अपने उस बड़े उच्च ऊर्जा वाले स्वरूप के साथ तालमेल में होते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा महसूस करना इस बात का संकेत है कि आप अपने असली स्वरूप की ऊर्जा के साथ बह रही हैं। और जब हम बुरा महसूस करते हैं, डर, चिंता, निराशा, हाँ, तो ये कोई सजा नहीं है। नहीं, सजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है, एक रेड फ्लैग, जैसा आपने कहा। हाँ। ये बता रहा है कि हमारा ध्यान किसी ऐसी चीज पर अटक गया है जो हम असल में नहीं चाहते, और हम अपने उच्च ऊर्जा वाले स्वरूप से थोड़ा सा दूर हट गए हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है कि भावनाएं हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो ये ऊर्जा और भावनाओं का खेल तो चलो कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? अगर बुरा महसूस करना एक सिग्नल है,
तो फिर अगला कदम क्या है? यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा आता है। वो है पहला कदम। हाँ, पहला कदम। ये पहचाना कि हम क्या नहीं चाहते। नहीं नहीं, वो नहीं। ये सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लगता? हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि भाई जो चाहिए उस पर ध्यान दो, पॉजिटिव सोचो। कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चीजें बिल्कुल मंजूर नहीं है, तब तक हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमें वास्तविक चाहिए क्या? अंधेरे को समझे बिना रोशनी की कद्र कैसे होगी, है ना? लेखिका का वो फ्रीवे वाला अनुभव याद आता है। गाड़ी चलाते हुए अचानक उनके पेट में वो अजीब सी गांठ महसूस हुई, एक बेचैनी, एक कुछ ठीक नहीं है वाली फीलिंग। हाँ। उन्होंने सोचा अरे कुछ नहीं, और उसे नजरअंदाज कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उस दिन छोटी छोटी परेशानियां होती रहीं, बेकार का ट्रैफिक जाम मिला, कोई जरूरी कागज घर भूल गई। ओहो। वो पेट की गांठ एक रेड फ्लैग थी, एक अंदरूनी संकेत कि उनका ध्यान अनजाने में किसी नकारात्मक चीज पर था, किसी ऐसी चीज पर जो वो नहीं चाहती थी। और हम अक्सर ऐसा ही करते हैं ना। हम नकारात्मकता पर ध्यान देने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता नौकरी में क्या परेशानी है, रिश्तों में क्या कमी है, दुनिया में क्या बुरा चल रहा है। हाँ, रोजमर्रा की बातें। हाँ, हम इसे जिंदगी की सच्चाई या मानव स्थिति, ह्यूमन कंडीशन मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लेखिका इसे एक मिथक कहती हैं। उनका कहना है कि ये हमारी बनाई हुई हकीकत है, क्योंकि हम लगातार नकारात्मकता पर ध्यान देकर, उसके बारे में सोचकर, बात करके उसे और ज्यादा ऊर्जा देते हैं, उसे अपनी ओर खींचते रहते हैं। सच तो ये है कि नकारात्मकता से पीछा छुड़ाने का पहला कदम है उसे देखना, उसे स्वीकार करना, ये जानना कि हाँ, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। किताब में जो हम नहीं चाहते यानी डोंट वांट्स के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं। शायद इन्हें पहचानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे कुछ तो हैं सार्वभौमिक डोंट वांट्स, यूनिवर्सल, ऐसी चीजें जो शायद ही कोई इंसान चाहेगा, जैसे गंभीर बीमारी, गरीबी, टूटे हुए रिश्ते, है ना? हाँ, ये तो कोई नहीं चाहेगा। फिर है व्यक्तिगत डोंट वांट्स, पर्सनल वाले। ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी झुंझलाहट या परेशानियां हो सकती हैं। किताब में वो स्किप और म्यूरियल का उदाहरण है। हाँ, डिनर वाला। हाँ, जो डिनर पर गए और पास की टेबल पर बैठे शोर मचाने वाले जोड़े से परेशान हो गए। ये उनका उस पल का व्यक्तिगत डोंट वांट था। और वो काश ऐसा होता वाले विचार, इफ ओनलीज, अतीत को लेकर पछतावा, जैसे काश मैंने वो नौकरी चुन ली होती, या काश मेरे माता पिता ज्यादा समझदार होते। हाँ, ये भी जो नहीं चाहते का ही एक रूप है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम असल में कह रहे होते हैं कि हम वो अतीत की स्थिति या अनुभव नहीं चाहते थे। हमारा ध्यान अब भी उसी चीज पर है जो हमें पसंद नहीं आई। अच्छा। और एक और अहम प्रकार है नकारात्मक चाहते, नेगेटिव वांट्स। ये वो इच्छाएं हैं जिनका फोकस असल में कमी या समस्या पर होता है। जैसे मैं स्वस्थ होना चाहता हूं कहने का मतलब है कि अभी मेरा ध्यान बीमारी पर है। बिल्कुल। मैं वजन कम करना चाहता हूं का मतलब है कि मेरा ध्यान अभी बढ़े हुए वजन पर है, ऊर्जा समस्या पर जा रही है, समाधान पर नहीं। बिल्कुल। और यहाँ फिर से वही ऊर्जा और कंपन का सिद्धांत लागू होता है। वो ट्यूनिंग फोर्क का उदाहरण सोचिए। हाँ। जब एक ट्यूनिंग फोर्क कंपन करता है तो उसी फ्रीक्वेंसी वाला दूसरा फोर्क भी अपने आप कंपन करने लगता है। सही है। इसी तरह जब हम किसी एक जो नहीं चाहते पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, मान लीजिए अपनी नापसंद नौकरी पर दिन भर कुड़ते रहते हैं, तो हम एक खास निम्न आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं। और फिर अनजाने में उसी फ्रीक्वेंसी की दूसरी नकारात्मक चीजें भी हमारी जिंदगी में आने लगती हैं। जैसे बिल्कुल। फिर अचानक कार का टायर पंक्चर हो जाता है, घर का सिंक ब्लॉक हो जाता है, या हम चाबियां खो देते हैं। ये घटनाएं अलग अलग लग सकती हैं, पर उनकी अंदरूनी ऊर्जा आवृत्ति, वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एक जैसी होती है, नकारात्मक, परेशानी वाली। मतलब एक से दूसरी चीज जुड़ती जाती है। हाँ, हम अनजाने में एक नकारात्मक चीज पर फोकस करके उसी तरह की और चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। ये हमारे गहरे बैठे विश्वासों से भी जुड़ा है ना? जिन्हें किताब घिसे पीटे पुराने विश्वास कहती है, मोल्डी ओल्ड बिलीफ्स। हाँ। फादर फ्रेड का उदाहरण था ना, वो पादरी जो हमेशा चर्च में लोगों में दुनिया में कमियां ही ढूंढते रहते थे। उनका पक्का विश्वास था कि चीजें खराब हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। हाँ, ऐसे विश्वास हमें जो नहीं चाहते के जाल में फंसाए रखते हैं। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है, दुनिया ऐसी ही है, कुछ नहीं बदले सकता। ये सारे विचार हमें उसी निम्न ऊर्जा अवस्था में बनाए रखते हैं और बदलाव को रोकते हैं।
लेकिन यहाँ किताब एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात कहती है कि हर नकारात्मक अनुभव, हर जो हम नहीं चाहते, जिसे हम पहचानते हैं, वो असल में एक अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर ये सच है। हर डोंट वांट हमें जबरदस्त स्पष्टता, क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी कैसे? जब हम पूरी ईमानदारी से ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तभी हमारे अंदर ये सवाल उठता है, तो फिर मुझे चाहिए क्या? वो नकारात्मक अनुभव हमें एक तरह से धक्का देता है कि हम अपनी असली इच्छाओं को परिभाषित करें। तो मतलब पहला कदम नकारात्मक भावनाओं से डरना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दिशा सूचक की तरह देखना है। ये महसूस करना कि ओके, ये मुझे बुरा महसूस करा रहा है, इसका मतलब है मेरा ध्यान अभी उस चीज पर है जो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। ये जागरूकता, ये पहचान ही बदलाव की कुंजी है। ये स्वीकार करना कि हाँ, ये वो चीज़ है जो मैं अपनी जिंदगी में और नहीं चाहती। इसी स्पष्टता से हम दूसरे ज्यादा रचनात्मक कदम की ओर बढ़ सकते हैं। ये तय करना कि हम इसकी जगह चाहते क्या हैं, लेकिन वो अगली कड़ी है। पहला कदम सिर्फ पहचान है। तो चलिए आज की इस चर्चा को थोड़ा समेटते हैं। हमने लिन ग्राबहोन के किताब के जरिए देखा कि हमारी भावनाएं सिर्फ मूड नहीं हैं, बल्कि वे हमारी दुनिया को बनाने वाली एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति हैं, हमारा वो जादुई जिन। और हमने यूं ही समझा कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अपने असली उच्च ऊर्जा वाले स्वरूप के साथ तालमेल में होते हैं। वहीं बुरा महसूस करना वो एक चेतावनी का संकेत है कि हमारा ध्यान भटक गया है, हम उस चीज पर फोकस करें जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे असली स्वरूप से मेल नहीं खाती। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की प्रक्रिया में पहला और अनिवार्य कदम है पूरी ईमानदारी और बिना किसी अपराध बोध के ये पहचानना कि हम क्या नहीं चाहते। ये सुनने में शायद थोड़ा नकारात्मक लगे, पर असल में ये सशक्तिकरण का पहला कदम है। ये पहचान हमें वो स्पष्टता और दिशा देती है जिसकी जरूरत हमें ये जानने के लिए है कि हम वाकई किस ओर बढ़ना चाहते हैं। ये उस जमीन को साफ करने जैसा है जहां हम अपना मनचाहा आशियाना बनाना चाहते हैं। तो इस चर्चा से एक विचार अपने साथ लेके जाइए। हाँ बिल्कुल। इस हफ्ते या आज ही किसी एक ऐसी भावना या स्थिति पर गौर करें जो आपको बार बार नकारात्मक महसूस कराती है। ये कोई छोटी सी झुंझुलाहट हो सकती है या कोई बड़ी चिंता। बस उसे देखें, बिना किसी फैसले के, बिना खुद को कोसें। सिर्फ देखना है। हाँ, और सिर्फ ये पहचानें क्या ये उन चीजों में से एक है जो आप नहीं चाहते। जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, सिर्फ इतनी सी पहचान, ये स्वीकारोक्ति अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और जरूरी शुरुआत हो सकती है। नमस्कार। आज की इस बातचीत में हम कुछ बहुत दिलचस्प विचारों को समझने वाले हैं जो हमें मिले हैं। हाँ, ये इस बारे में है कि हमारी भावनाएं, हमारे एहसास असल में हमारी हकीकत कैसे बनाते हैं। हम खास तौर पर दो बातों पर गौर करेंगे आज। पहला, हम जो चाहते हैं उसे साफ तौर पर कैसे पहचानें, और दूसरा, मौजूदा हालात को खुद पर हावी ना होने दें। अच्छा। ये सारे विचार लिन ग्रैबहॉन की किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित हैं। तो आज का मकसद ये समझना है कि अपनी असली इच्छाओं को कैसे जानें और कैसे आज की परिस्थितियों को अपनी भावनाओं या नतीजों पर असर डालने से रोकें। सही। स्रोत का एक बड़ा दावा यह है कि हम विचारों से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग से अपनी दुनिया बनाते हैं। बिल्कुल। जैसे वो लिटिल लीग के खिलाड़ी जैसी की कहानियां याद है, जो सिर्फ महसूस करके होम रन मारता था। हाँ, कमाल है ना। चलिए इस पर और बात करते हैं। हाँ जरूर। किताब में 4 कदम बताए गए हैं। पहला है ये पहचानना कि क्या नहीं चाहिए, पर आज हम दूसरे और तीसरे कदम पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, मतलब ये जानना कि क्या चाहिए और फिर उस चाहत की भावना में जीना। यही अक्सर लोग अटक जाते हैं, है ना? बिल्कुल। यहाँ एक आम मुश्किल आती है। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो अनजाने में हम उसी कमी पर ध्यान देने लगते हैं। हाँ, फोकस वहीं चला जाता है। एग्जैक्टली। स्रोत इसे एक अजीब विरोधाभास की तरह बताता है। आपको चाहिए तो है, पर क्योंकि वो अभी मिला नहीं, आप बुरा महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं। तो अनजाने में आप चाहत नहीं, बल्कि ना होने की भावना को ही ताकत दे रहे होते हैं। वो लैक वाली फीलिंग। हाँ, ये तो होता है। तो इससे बाहर कैसे निकले? मतलब स्रोत कोई तरीका सुझाता है? हाँ, वो एक तरीका बताते हैं। खुद से बार बार पूछना, क्यों? अच्छा, क्यों?
हाँ, जैसे वो उदाहरण था ना किताब में जिसमें कोई समुद्र किनारे एक कॉटेज चाहता था। हाँ, याद है। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो वो जवाब देते गए आराम के लिए, शांति के लिए, प्रकृति के करीब होने के लिए, और आखिर में उस आज़ादी और खुशी की गहरी भावना से जुड़ गए जो वो कॉटेज उन्हें देता। अच्छा, तो ये क्यों पूछना हमें जिसके पीछे की असली गहरी भावना तक ले जाता है। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी है, उस भावना को महसूस करना। सिर्फ चाहत की लिस्ट बना लेना काफी नहीं है। सही बात। यही तीसरा कदम आता है, उस भावना तक पहुंचना, उसे अभी महसूस करना, जैसे वो चीज पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। अभी मतलब जैसे वो हो चुका है। हाँ बिल्कुल, अभी। सिर्फ सोचना या कल्पना करना काफी नहीं, असल में वो तीव्र भावना ही है जो वो चुंबकीय खिंचाव पैदा करती है। यहाँ ऊर्जा स्पंदन की बात आती है, जिसका मतलब है आपकी भावनाओं की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी अंदरूनी फीलिंग किस तरह की एनर्जी बाहर भेज रही है। पॉजिटिव फीलिंग्स हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब सिर्फ दिमाग में तस्वीर बनाना काफी नहीं, उसे दिल से महसूस करना होगा। लेकिन ये करें कैसे, खासकर जब वो चीज अभी है ही नहीं? क्या स्रोत इस पर कुछ बताता है कि इस भावना को कैसे जगाएं? स्रोत का इशारा है कि कल्पना और यादों का इस्तेमाल करें। सोचें कि जब वो इच्छा पूरी होगी तो कैसा महसूस होगा। उस खुशी, संतुष्टि या आज़ादी को अभी महसूस करने की कोशिश करें। शायद पहले कभी वैसा महसूस किया हो, उस याद को ताज़ा करें। अच्छा, लक्ष्य है अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल पर लाना जो आपकी इच्छा से मेल खाती हो। समझ गया। तो ये भावनाओं को महसूस करने वाली बात हमें एक और जबरदस्त आइडिया की तरफ ले जाती है जो किताब में दिया गया है। हालात जैसे भी हों, उनकी चिंता छोड़ो, कंडीशंस बी डैम्ड। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि आज आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे अपनी भावनाओं या अपने फोकस को कंट्रोल ना करने दें। सही कहा। वो कलाकार लिज की कहानी याद है? उसकी कला बिक नहीं रही थी और उसे घर खोने का डर सता रहा था। हाँ। वो लगातार इसी डर और कमी पर ध्यान दे रही थी, जिससे वही हालात और पक्के होते जा रहे थे। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। बिल्कुल। मौजूदा नकारात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देना इसलिए उल्टा पड़ता है क्योंकि ये उन्हीं कम ऊर्जा वाले स्पंदनों को, उन्हीं लो वाइब्रेशंस को और मजबूत करता है जिन्होंने शायद उन हालातों को पहले आकर्षित किया था। स्रोत जोर देकर कहता है कि आज की मुश्किलों को कभी भी आखिरी सच्चाई मानकर स्वीकार ना करें। ये बस आपके अतीत के ऊर्जा प्रवाह का नतीजा है जिसे बदला जा सकता है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। तो फिर ध्यान कैसे बदलें? अगर चारों तरफ मुश्किलें दिख रही हों, तो मनचाही चीज पर फोकस करना यह आसान नहीं होता होगा। लिज ने ये कैसे किया? लिज ने जानबूझकर, कॉन्शियसली अपना ध्यान बदला। उसने बिक्री न होने के डर से हटकर अपने घर के प्रति प्यार और उसमें महसूस होने वाली सुरक्षा की भावना पर फोकस किया। अच्छा, मतलब हालात बुरे थे पर उसने फोकस अच्छी फीलिंग पर रखा। हाँ, उसने उन सकारात्मक भावनाओं को जगाया जो वो चाहती थी, भले ही बाहरी हालात वैसे नहीं थे। उसने अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन बदली। मतलब मुश्किल हालात को ठीक करने या उनसे लड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी अंदरूनी भावनाओं को बदलना ज्यादा जरूरी है, ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही मुख्य बात है, असली काम है। आज के हालात चाहे जैसे भी हों, जानबूझकर अपनी मनचाही चीज के बारे में अच्छी भावनाएं पैदा करना और उन्हें बनाए रखना, ये आपकी ऊर्जा का स्पंदन बदलता है और फिर अलग बेहतर नतीजे आकर्षित होने लगते हैं। मौजूदा हालातों से जूझना या उनका विरोध करना असल में उन्हें और ऊर्जा देता है। अच्छा, चाबी ये है कि अपनी भावनात्मक स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से आजाद करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। वाह, तो आज की बातचीत से दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं मेरे हिसाब से। पहला, अपनी इच्छाओं को सिर्फ चीजों के तौर पर नहीं बल्कि उनके पीछे की भावनाओं के जरिए पहचानें और महसूस करें। वो क्यों पूछकर उस गहरी भावना तक पहुंचें। बिल्कुल सही। और दूसरा, आज के हालात जैसे भी हों, उन्हें अपनी भावनात्मक स्थिति या फोकस तय ना करने दें। अपनी मनचाही चीज की सकारात्मक भावना को चुनें और उसमें रहें, भले ही वो अभी हकीकत न दिखे। याद रखें, असली ताकत विचारों या सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और ऊर्जा स्पंदनों को संभालने में है।
परिस्थितियां केवल प्रभाव है, असर हैं, वो कोई अटल सच्चाई नहीं है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात ना होकर उन हालातों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की हमारी अपनी आदत हो? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम मुश्किलों के बावजूद जानबूझकर एक सकारात्मक भावना चुनना सीख लें, तो नतीजों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। लिन ग्रैवहॉर्न की एक्सक्यूज मी, योर लाइफ इज वेटिंग। हाँ, नमस्कार। ये किताब एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ सोचकर अपनी जिंदगी बदलते हैं या फिर हमारी भावनाओं का, मतलब फीलिंग्स का, इसमें कोई बड़ा रोल है? स्रोत तो कहता है कि हम अपनी भावनाओं से ही अपनी असलियत बनाते हैं। सही। ये एक आम धारणा से हटकर है कि सिर्फ सोचना काफी है। स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि भावनाएं वो असल शक्ति हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये भावनाएं, जिन्हें स्रोत में कंपन या वाइब्रेशन कहा गया है, ये काम कैसे करती हैं, और सबसे जरूरी, हम अपनी इच्छाओं को पाने के लिए इस समझ का इस्तेमाल कैसे करें। खासकर वो जो चौथा कदम बताया गया है स्रोत में, उस पर ध्यान देंगे। हाँ, तो स्रोत शुरू करता है इस विचार से कि हम सोचते नहीं बल्कि महसूस करके बनाते हैं। जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब वो आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें वो स्लगर्ट जैसी वाली कहानी बड़ी मजेदार है ना? एक छोटा बच्चा जो सिर्फ ये महसूस करके होम रन मारता था कि गेंद को हिट करना कैसा लगेगा। तो सोचने से ज्यादा महसूस करने पर इतना जोर क्यों? स्रोत के हिसाब से सब कुछ ऊर्जा है। हम, आप, ये मेज, सब कुछ। और ये ऊर्जा हमेशा कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। अच्छा। और हमारी भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा है। वो असल में विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर भेजती हैं। तो कहने का मतलब है हम लगातार सिग्नल भेज रहे हैं अपनी भावनाओं के जरिए। बिल्कुल। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, प्यार, आभार, तो हम एक ऊंची फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। स्रोत कहता है कि ये वाइब्रेशन फिर वैसी ही अच्छी चीजों और हालात को हमारी तरफ खींचती है। और अगर हम डरा हुआ या चिंतित या शायद गुस्से में महसूस कर रहे हो तो हम नीची फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं और नतीजा, हम वैसी ही अनचाही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। स्रोत हमें जीवित चुंबक, लिविंग मैग्नेट्स कहता है। हमारी भावनाएं तय करती हैं कि हम क्या आकर्षित करेंगे। वाह, ये तो काफी गहरा विचार है। स्रोत में इसे करने के 4 कदम भी है ना? हाँ। पहला, पहचानो कि क्या नहीं चाहिए। हाँ। फिर दूसरा, उससे ये साफ करो कि क्या चाहिए। और तीसरा है कि जो चाहिए उसकी भावना में उतरो, उसे महसूस करो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे पाने की खुशी को, संतुष्टि को अभी महसूस करना। ठीक है। और फिर आता है चौथा कदम, अपेक्षा करें, सुने और इसे होने दें। इसी पर आज हमें खास ध्यान देना है ना। द फोर्स इज विद यू। हाँ बिल्कुल। ये चौथा कदम, अपेक्षा करना, सुनना और होने देना, इसका असल मतलब क्या है? वही मैं पूछने वाली थी। ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। तारित स्व, मतलब एक्सपैंडेड सेल्फ से बातचीत जैसा है। हाँ, एक तरह से ये हमारी भीतरी सत्ता से संवाद है। लेकिन इसे पहचानेंगे कैसे? मतलब रोज की जो सोच चलती रहती है और ये खास मार्गदर्शन, इसमें फर्क कैसे करें? स्रोत कहता है कि जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो ये मार्गदर्शन ज्यादा साफ सुनाई देता है। स्रोत ने इसे वॉल्व खुला होना कहा है, जैसे कोई दरवाजा हो हमारी अंदरूनी समझ तक। अच्छा महसूस करना मतलब वॉल्व खुला है, मार्गदर्शन आसानी से आ रहा है। और बुरा महसूस करना मतलब वॉल्व बंद है। बिल्कुल। तब वो अंदर की आवाज दब जाती है। और फिर आता है भरोसा, उस मार्गदर्शन पर, उस अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना। ये मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो तर्क के एकदम खिलाफ जा रहा हो। हाँ, और स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है, बिना हिचकिचाए उस भीतरी आवाज पर अमल करना। वो जॉर्ज और सैली वाली कहानी याद है, जिन्होंने अचानक फ्रीवे से एग्जिट ले लिया और एक बड़े हादसे से बच गए। हाँ, पढ़ा था। या जैसे लेखिका को एक अजीब सी जगह पर अपनी कार के लिए तेल मिल गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी अंदरूनी प्रेरणा को माना। ये दिखाता है कि गट फीलिंग, वो पेट की आवाज, उस पर भरोसा करना कितना जरूरी है, भले ही वो एकदम इलॉजिकल लगे। तो ये जो मार्गदर्शन सुनने और भरोसा करने की बात है, इसके लिए शायद पहले हमें अपनी भावनाओं को ही ठीक से समझना होगा।
स्रोत में एक मजेदार शीर्षक है, ये गैड्स आई एम फीलिंग। बिल्कुल सही। आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल हैं। स्रोत उन्हें रेड फ्लैग्स यानी खतरे के झंडे कहता है। खतरे के झंडे कैसे? जब आप बुरा महसूस करते हैं, कोई भी नकारात्मक भावना, डर, चिंता, झुंझुलाहट, ये एक चेतावनी है। ये सिग्नल है कि आपका ध्यान उस चीज पर है जो आप नहीं चाहते, जैसे किसी चीज की कमी पर या किसी डर पर। अच्छा, तो नकारात्मक भावनाएं एक तरह का अलार्म है। हाँ, और इसके उलट जब आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, उत्साह, शांति, तो ये क्या दिखाता है? कि हम सही रास्ते पर हैं, अपनी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट में हैं। बिल्कुल, कि आप अपनी इच्छाओं और अपने असली स्वरूप के साथ सीध में हैं। आपका वो वॉल्व खुला हुआ है। तो सबसे पहला काम है अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना, ये जानना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो एक तरह से अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चौथे कलम की तैयारी है, मतलब मार्गदर्शन सुनने और उसे होने देने की। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। लक्ष्य है अपनी भावनाओं के प्रति सजग होना, और जब आप नकारात्मक महसूस करें तो होशपूर्वक, जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों की तरफ ले जाना जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। इससे न सिर्फ मूड बेहतर होगा, बिल्कुल, मूड तो बेहतर होगा ही, साथ ही आप उस भीतरी मार्गदर्शन के लिए ज्यादा खुले हो जाएंगे। वो आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में कहें तो स्रोत का संदेश ये है कि हमारी भावनाएं ही हमारी दुनिया को आकार देती हैं। वो वाइब्रेशन भेजती हैं जो वैसी ही चीजों को आकर्षित करती हैं, और अपनी इच्छाओं को हकीकत बनाने की चाबी चौथे चरण में है। अपने अंदर की आवाज, उस गाइडेंस को सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना। एकदम सही कहा आपने। तो ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है ना, कि क्या होगा अगर कोई सचमुच अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को सुनना और उस पर भरोसा करना शुरू कर दे, खासकर तब भी जब वो बाहर के हालात या लॉजिक के एकदम उलट जा रही हो। इसे विकसित करने से जिंदगी में क्या कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से जिंदगी को देखने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर पैसे और रिश्तों के मामले में। ये सब इस विचार पर आधारित है कि हमारी भावनाएं, हमारे एहसास असल में हमारी दुनिया को, हमारी रियलिटी को बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का जो बेस है वो है लिन ग्रैबहॉर्न की किताब एक्सक्यूज मी योर लाइफ इज वेटिंग। ये किताब यही कहती है कि जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम कहते हैं ना, हाँ। वो सिर्फ सोचने भर से नहीं बल्कि असल में महसूस करने से काम करता है। अच्छा। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस सिद्धांत के जो प्रैक्टिकल पहलू है उनको खंगालें, खासकर पैसों को लेकर और आपसी रिश्तों को लेकर। बिल्कुल। और किताब का शायद सबसे क्या कहते हैं चौंकाने वाला दावा यही है कि हमारी भावनाएं सिर्फ रिजल्ट नहीं है, वो असल में वजह हैं, कारण हैं। वो इंजन है जो हमारी दुनिया चलाता है, और शायद विचार सिर्फ स्टीयरिंग व्हील की तरह है। सही कहा। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है ये सब। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सिद्धांत से। आकर्षण का नियम ये कहता है समान समान को आकर्षित करता है, मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और ये सब ऊर्जा और वाइब्रेशंस का खेल है। हर चीज, हर सोच, हर भावना, सबकी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जैसे खुशी, प्यार, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और डर, गुस्सा, निराशा, इनकी लो होती है, नीची आवृत्ति वाली। ओके। और हमारी भावनाएं वो कैसे फिट होती हैं इस पूरी पिक्चर में? अरे भावनाएं ही तो ये वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजती हैं। तो हम सब एक तरह के चलते फिरते मैग्नेट बन जाते हैं। अच्छा। चुंबक, जो लगातार अपनी भावनाओं के हिसाब से अनुभव और हालात अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, उसे महसूस करना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। किताब में वो जेसी द स्लगर का एक छोटा सा किस्सा था, याद है? एक बच्चा जो बेसबॉल में कमाल कर रहा था, खूब होम रन मार रहा था। हाँ, याद है। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैं बस महसूस करता हूँ कि गेंद बल्ले से कनेक्ट होगी तो कैसा लगेगा। उसने सोचा नहीं, महसूस किया। ठीक, यही वो चाबी है जिसे ग्रैबहॉर्न बार बार पॉइंट आउट करती हैं कि रचना का, क्रिएशन का असली काम एहसास करता है, सिर्फ सोचना या विजुअलाइज करना नहीं। जब आप कुछ चाहते हैं तो उसके मिलने का एहसास, वो फीलिंग अभी इसी पल में पैदा करना जरूरी है।
और मजे की बात यह है कि ग्रेबहॉर्न खुद भी मतलब शुरू में काफी डाउट में थी इस थ्योरी को लेकर। अच्छा। हाँ, लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाना शुरू किया तो जो रिजल्ट्स मिले वो हैरान करने वाले थे। ये मुझे टोनी और जिंजर की कहानी याद दिला रहा है, किताब में जिक्र है। वो बेचारे हमेशा पैसों की कमी, बिल, इन्हीं की चिंता में डूबे रहते थे। और नतीजा ये कि उनकी जिंदगी में पैसों की कमी और बढ़ती चली गई। हाँ, बिल्कुल बूमरैंग जैसा, जो फेंकोगे वही लौट कर आएगा। सही। नेगेटिव सोच और एहसास, किताब उन्हें जंक बॉम्ब्स कहती है। जंक बॉम्ब्स? हाँ, मतलब कबाड़ बम। ये सब मिलकर एक नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना देते हैं और फिर ये फील्ड वैसी ही लो फ्रीक्वेंसी वाले हालात और एक्सपीरियंस खींचता है। जब हम लगातार कमी के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो हम अनजाने में और ज्यादा कमी को ही अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। तो फिर इस चक्र को तोड़े कैसे? इसका तरीका क्या है? फोकस बदलना, अपना ध्यान बदलना, जो नहीं चाहिए उस पर से ध्यान हटाकर जो चाहिए उस पर लगाना। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपको कर्ज से छुटकारा चाहिए, ठीक है? तो अब कर्ज के बारे में चिंता करने की बजाय आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आर्थिक आज़ादी के एहसास पर ध्यान लगाना है। वो राहत, वो सुरक्षा, वो आज़ादी, उसे अभी महसूस करना है जैसे वो सच हो चुका है। किताब इसके लिए 4 सिंपल स्टेप्स बताती है। पहला, पहचानो क्या नहीं चाहिए। दूसरा, उससे ये क्लियर करो कि फिर चाहिए क्या। ओके। तीसरा, जो चाहिए उसके होने का एहसास अभी पैदा करो, उस फीलिंग में जाओ। और चौथा, उम्मीद रखो, सुनो और उसे आने दो, होने दो। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक सिद्धांत। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। जी। पैसा। हाँ, पैसा। किताब का एक चैप्टर भी है मनी, मनी, मनी। जी। ये शब्द पैसा, ये सुनते ही मन में क्या आता है, कैसा महसूस होता है? अक्सर लोगों के लिए ये शब्द चिंता, तनाव या मेरे पास काफी नहीं है वाला भाव ले आता है। और बस गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। स्रोत कई आम नेगेटिव धारणाएं गिनाता है इसके बारे में। जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, अमीर लोग तो लालची होते हैं, या मेरे पास कभी पूरा नहीं पड़ता। हाँ, ये सब सुना है। ये सब क्या है? ये असल में नेगेटिव एहसास पैदा करने वाले बीज हैं जो हमने अपने अंदर बो रखे हैं। और ये बीज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पर, माली हालात पर कैसे असर डालते हैं? ये नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और ये वाइब्रेशंस पैसे के नेचुरल फ्लो को रोकते हैं। ग्रेबहॉर्न कहती हैं, पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। अच्छा, पैसा ऊर्जा है। हाँ, और इसे आकर्षित करना एक एनर्जी मैनेजमेंट प्रोसेस है, ऊर्जा प्रबंधन। अगर आपके मन में पैसे को लेकर डर है, कमी का भाव है, गिल्ट है, तो आप अनजाने में उस ऊर्जा को खुद से दूर धकेल रहे हैं। तो फिर इन गहरी जमी हुई नेगेटिव सोच को, इन बिलीव्स को बदलें कैसे? किताब में नई स्क्रिप्ट लिखने की बात है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है अपने मन में एक पॉजिटिव कहानी करना, एक तरह का दिवा स्वप्न, और उसे पूरी शिद्दत से महसूस करना। ऐसे महसूस करना जैसे वो अभी इसी वक्त सच है। कोई उदाहरण है इसका किताब में? हाँ, जैसे वो $25,000 के आंगन वाला। मान लीजिए आप एक सुंदर सा आंगन बनवाना चाहते हैं, पर पैसे नहीं हैं, तो आप एक स्क्रिप्ट लिखें या मन में सोचें जिसमें आप उस खूबसूरत बने बनाए आंगन में बैठे हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, हवा का मजा ले रहे हैं। जब सोचना नहीं है, उस आराम को, उस खुशी को, उस संतुष्टि को अभी महसूस करना है, करंट मोमेंट में। यही है एहसास की असली ताकत। ये थोड़ा उस $100 ट्रिक वाले किस्से जैसा लग रहा है, जॉसलिन वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल। जॉसलिन जो पैसों की तंगी से गुजर रही थी, उसे सलाह दी गई कि $100 लेकर मॉल जाए। पर कुछ खरीदना नहीं था। नहीं, खरीदना नहीं था, बस देखना था कि वो उन $100 से क्या-क्या खरीद सकती है, और हर चीज को देखकर उसे खरीदने की खुशी महसूस करनी थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। ये एक तरह का इमोशनल स्पेंडिंग था, भावनात्मक खर्च। जॉसलिन ने शायद सैकड़ों बार वो $100 खर्च करने की खुशी महसूस की होगी, और नतीजा उसके अंदर से वो कमी वाला एहसास, वो लैक की फीलिंग गायब हो गई। उसकी जगह अबंडेंस यानी प्रचुरता का भाव आ गया। और फिर जल्द ही अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से, यानी अप्रत्याशित जरायों से उसके पास पैसे आने लगे। कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि पैसे की एनर्जी को बहने देना कितना जरूरी है। डर और कंजूसी से उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए। किताब में एक और टेक्निक का जिक्र है, प्रीपेविंग। ये क्या चीज है?
प्री पेविंग मतलब पहले से रास्ता बनाना, किसी घटना या सिचुएशन के होने से पहले ही उसके मनचाहे नतीजे के लिए पॉजिटिव एहसास भेजना। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग है, तो मीटिंग में जाने से पहले ही आप ये महसूस करें कि वो कितनी सफल रही, कितनी पॉजिटिव रही, सब कुछ बढ़िया हुआ। या फिर पार्किंग ढूंढने निकलने से पहले ये महसूस कर लेना कि अरे वाह कितनी आसानी से बढ़िया जगह मिल गई। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए पॉजिटिव एनर्जी का बीजारोपण है। आप पहले से ही अच्छी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और ये जबरदस्ती कोशिश करने से कैसे अलग है? किताब उसे हाई हो सिल्वरिंग कहती है। हाँ, हाई हो सिल्वरिंग वो है जब हम डर या कमी के भाव से प्रेरित होकर हाथ पैर मारते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उसमें कलाव होता है, जोर लगाना पड़ता है। जबकि प्री पेविंग और एहसास पर फोकस करने से जो एक्शन आता है वो प्रेरित कार्रवाई होती है, इंस्पायर्ड एक्शन। वो सहज होता है, नेचुरल लगता है, उसमें एक फ्लो होता है। अच्छा। ग्रैबहॉर्न ने खुद ये अनुभव किया था। जब मंदी में उनका बिजनेस एकदम ठप हो गया था तो जबरदस्ती की कोशिशें सब बेकार गईं, पर जब उन्होंने अपना फोकस बदला, अच्छा महसूस करने और प्रेरित कार्रवाई पर ध्यान दिया, तो बिजनेस में 830% की ग्रोथ हुई। 830%? कमाल है। अच्छा, पैसे की बात तो काफी हो गई, लेकिन यही सिद्धांत रिश्तों पर कैसे काम करता है, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, रिश्ते ये भी पूरी तरह वाइब्रेशन के नियम पर ही चलते हैं। हम जैसी एनर्जी भेजते हैं, जैसे वाइब्रेशन में होते हैं, वैसे ही लोग और वैसा ही व्यवहार हमारी तरफ खिंचा चला आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए अपने पार्टनर या दोस्त या किसी फैमिली मेंबर की किसी आदत से परेशान हैं और हम लगातार उसी पर ध्यान देते रहते हैं, मतलब जो हम नहीं चाहते, तो हम अनजाने में उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब हम किसी की कमियों पर, उसकी नेगेटिव बातों पर फोकस करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी उसी चीज को दे रहे होते हैं, उसे अपनी रियलिटी में और मजबूत कर रहे होते हैं। किताब इसे दोष का खेल कहती है। दूसरों को ब्लेम करना, दोष देना, ये एक बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। और ये सिर्फ रिश्ते बिगाड़ता ही नहीं है। नहीं, ये हमारी अपनी एनर्जी को भी नीचे गिरा देता है, हमारी वाइब्रेशन लो कर देता है। ये बात थोड़ी उस पॉइंट से जुड़ती है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देने से हमारा अपना एनर्जी वॉल बंद हो जाता है। जैसे कोई दोस्त फोन पर लगातार अपनी परेशानियां गिना रहा हो। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम सिंपैथी में या मदद करने के चक्कर में दूसरों की नेगेटिविटी में बह जाते हैं। लेकिन ग्रैबहॉर्न का तर्क ये है कि इससे हम अनजाने में उनकी और अपनी दोनों की नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। तो फिर मदद कैसे करें? असली मदद तब होती है जब हम पहले खुद अच्छा महसूस करें, अपना एनर्जी वाल्व खोलें। हाई वाइब्रेशन की स्टेट से ही हम कोई पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। वो पैक के परिवार वाला उदाहरण था ना, उनका बेटा मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हाँ, और पूरा परिवार बस उसकी प्रॉब्लम्स पर ही फोकस था, मतलब उसी चीज पर जो वो नहीं चाहते थे। बिल्कुल। फिर जब उन्होंने एक कंसल्टेंट की मदद से अपना ध्यान बदला, बेटे की दिक्कतों से हटाकर एक खुशहाल, एक हार्मोनियस फैमिली होने के एहसास पर फोकस किया, तो क्या हुआ? तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। उन्होंने अपनी एनर्जी बदली तो बेटे का बर्ताव भी अपने आप बदलने लगा। कमाल है। और वो लाल बालों वाली मॉडल का किस्सा, जिसके रिश्ते हमेशा बुरी तरह खत्म होते थे, पैटर्न दोहरा रही थी, क्योंकि उसकी एनर्जी ब्लेम करने पर और क्या गलत हुआ पर अटकी हुई थी। यहीं पर क्षमा या फॉरगिवनेस की बात आती है, लेकिन ग्रैबहॉर्न के नजरिए से ये थोड़ी अलग है। हाँ, किताब में क्षमा की बात थोड़ी अलग तरह से की गई है, पारंपरिक तरीके से नहीं। सही कहा। यहाँ क्षमा का मतलब दूसरे को माफ करके उसे क्लीन चिट देना उतना नहीं है, जितना कि अपने अंदर उस घटना या उस इंसान से जुड़ी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो प्रतिरोध है, उसे छोड़ना है, रिलीज करना है। अच्छा, तो ये अपने लिए है? हाँ, ये अपनी वाइब्रेशन से उस गलती या उस चोट की एनर्जी को निकाल फेंकना है, ताकि हम उस बोझ से आज़ाद हो सकें और आगे बढ़कर कुछ बेहतर आकर्षित कर सकें। जब तक हम वो दोष, वो नाराज़गी पकड़े रहते हैं, हम उसी नेगेटिव एनर्जी से बंधे रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने रिश्तों की नेगेटिव एनर्जी भी हमें आज भी प्रभावित करती रहती है? हाँ, इन्हें वो वाइब्रेशनल टाइज कहती हैं, कंपन के संबंध। अगर ये नेगेटिव है तो ये हमारे आज के और आने वाले रिश्तों पर भी असर डालते हैं। तो पैटर्न तोड़ने का तरीका क्या है? तरीका वही है, दोष से ध्यान हटाकर प्रशंसा पर लाना, एप्रिसिएशन पर। उस व्यक्ति में कुछ भी अच्छा ढूंढिए, कितना भी छोटा क्यों ना हो, और उस पर फोकस कीजिए।
इससे एनर्जी शिफ्ट होती है, वाइब्रेशन बदलती है। जैसे लेखक का अपने किराएदारों के साथ वो पोर्च लाइट वाला अनुभव था। हाँ, वो किराएदार दिन रात पोर्च की लाइट जलाए रखते थे और लेखक को बहुत गुस्सा आता था। जब तक वो गुस्से और ब्लेम पर फोकस थी, कुछ नहीं बदला। लेकिन फिर उन्होंने जानबूझकर अपना ध्यान बदला। उन्होंने किराएदारों की अच्छी बातों को याद किया, जैसे वो कैसे यार्ड में मदद करते थे, और उसकी प्रशंसा करने लगे। और फिर कुछ ही दिनों में किराएदारों ने खुद ही लाइट बंद करना शुरू कर दिया, बिना कुछ कहे। अरे वाह! हाँ, ये दिखाता है कि अक्सर दूसरों का व्यवहार हमारी अपनी एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन होता है, आईना होता है। हम अपने अनुभव खुद बनाते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? ये सब घूम फिरकर अच्छा महसूस करने पर आ जाता है। किताब पेट में वो वुश महसूस होने का जिक्र करती है। हाँ, वो वाइब्रेशन में तेज बदलाव का एक फिजिकल साइन है, एक शारीरिक संकेत। जब हमारी एनर्जी अचानक बदलती है, चाहे डर से नीचे गिरे या खुशी से ऊपर उठे, हमें अक्सर पेट में या सोलर प्लेक्सस एरिया में एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है। ये वुश एक सिग्नल है कि आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई है। और अच्छा महसूस करने के लिए वो बजिंग टेक्निक, वो क्या है? बजिंग, हाँ, ये जानबूझकर अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने का एक बहुत सिंपल तरीका है। शुरुआत करें जेंटल इनर स्माइल से, मतलब एक सच्ची अंदरूनी मुस्कान। ये तुरंत थोड़ी एनर्जी बढ़ा देती है। ओके। फिर इस हल्के बज को, इस गुनगुनाहट को अपनी पसंद की किसी ऊंची भावना से बदलें, जैसे प्रशंसा, कृतज्ञता, प्यार या एक्साइटमेंट। और कोशिश करें कि उस एहसास में कुछ देर बने रहें, टिके रहें। प्रशंसा पर एप्रिसिएशन पर काफी जोर दिया गया किताब में। हाँ, बहुत। ग्राबहॉन इसे सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली भावना मानती हैं, जो सोर्स एनर्जी या जिसे कुछ लोग डिवाइन लव कहते हैं, उसके सबसे करीब है। जब हम सच्ची प्रशंसा के भाव में होते हैं तो नेगेटिविटी वहां टिक ही नहीं सकती। ये एक जबरदस्त एनर्जी बूस्टर है। और वो हगे बम खेल, वो भी इसी से जुड़ा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, थोड़ा फनी जरूर है, पर ये एक्टिवली पॉजिटिव एनर्जी भेजने की प्रैक्टिस है। आप सड़क पर किसी अजनबी को, खासकर जिसे देखकर मन में कोई नेगेटिव जजमेंट आए, उसे मन ही मन गले लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो और उसके लिए प्यार और प्रशंसा का एक तीव्र भाव भेजते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग को तोड़ने और हाई वाइब्रेशन बनाए रखने में मदद करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अच्छा महसूस करना ही अपनी सोर्स एनर्जी या एक्सपैंडेड सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आना है। बिल्कुल। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुश, शांत, आभारी, उत्साहित, तो हम अपनी असली प्रकृति, अपनी सोर्स एनर्जी के साथ सिंक में होते हैं, तालमेल में। और जब बुरा महसूस करते हैं, चिंता, गुस्सा, दोष, डर, तो हम उस फ्लो से कटे होते हैं। इसलिए किताब का निचोड़ यही है, बाहरी हालातों को ठीक करने की कोशिश बंद करें, पहले अंदर से अच्छा महसूस करना शुरू करें, हालात अपने आप सुधरने लगेंगे। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? यही कि हमारी भावनाएं सिर्फ रिएक्शंस नहीं हैं, वो बहुत शक्तिशाली क्रिएटिव टूल्स हैं, रचनात्मक औजार। ये पैसे, रिश्ते और जिंदगी के हर अनुभव को गढ़ती हैं, बनाती हैं। हाँ, और सबसे बड़ा शिफ्ट, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपना ध्यान जो नहीं चाहिए उससे हटाकर जो चाहिए उसे गहराई से महसूस करने की तरफ ले जाते हैं। ये दूसरों को बदलने या सिचुएशंस को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये अपनी खुद की एनर्जी को मैनेज करने के बारे में है, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। किताब में वो दिव्य कवच या सूट ऑफ डिवाइन आर्मर का जिक्र भी था। हाँ, वो इसी से जुड़ा है। जब हम लगातार अच्छा महसूस करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम अनजाने में अपने चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेते हैं। नेगेटिविटी या नुकसान हम तक आसानी से पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच ही नहीं करती। और अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए, किताब से ही प्रेरित है ये भी। क्या हो अगर सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी ही नहीं बल्कि दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था, लड़ाई झगड़े, पर्यावरण, क्या हो अगर इन्हें बदलने की चाबी भी इसी में छुपी हो? क्या हो अगर हम सब मिलकर कलेक्टिवली क्या गलत है इस पर फोकस करने के बजाय क्या सही है उसकी सराहना करें, और उन बेहतर नतीजों को जो हम देखना चाहते हैं उन्हें अभी से महसूस करना शुरू कर दें? क्या सिर्फ अपना एहसास बदलकर हम दुनिया बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है।
नमस्कार। आज हम सेहत, बीमारी और जिसे हम मौत कहते हैं, उन गहरे विषयों पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हमारे पास जो सामग्री है वो एक खास स्रोत पर आधारित है। ये मानता है कि हमारा शरीर, हमारी भावनाएं और हमारी सेहत सब कुछ ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत कहता है कि हमारी सेहत, यहाँ तक कि दुर्घटनाएं भी शायद हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे एहसास, उसी का नतीजा हो सकती हैं। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं इसे। जरूर। देखिए, ये नजरिया शरीर को सिर्फ मांस और खून के ढांचे की तरह नहीं देखता। वो इसे ऊर्जा का एक, आप कह सकते हैं, गतिशील रूप मानता है। ऊर्जा का रूप? हाँ। और बीमारियां स्रोत के मुताबिक तब जड़ पकड़ती हैं जब नेगेटिव भावनाएं होती हैं ना, जैसे डर, चिंता, कोई गिल्ट, गुस्सा। ये सब हमारे अंदर जो जीवन ऊर्जा का एक नेचुरल फ्लो है, उसको रोक देती हैं। अच्छा। स्रोत इसे समझाने के लिए बंद वाल्व जैसा कुछ कहता है। जैसे पाइप में पानी का बहाव रुक गया हो, और जब ये एनर्जी का फ्लो रुकता है तो स्रोत कहता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स, उन्हें जैसे पोषण नहीं मिलता, वो कमजोर होने लगती हैं। ये दिलचस्प है। स्रोत में लेखिका अपने अनुभव भी बताती है ना? हाँ, बिल्कुल। 40 की उम्र में उन्हें कमर दर्द हुआ, दिल की धड़कन भी अनियमित हो गई थी, और आमतौर पर तो हम इसे उम्र बढ़ने का लक्षण ही मानते हैं। सही बात है, लेकिन स्रोत का तर्क बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि ये लक्षण असल में उसी बंद वाल्व का नतीजा थे। लंबे समय तक जो सोर्स एनर्जी है, जीवन ऊर्जा, उससे कटे रहने का परिणाम। तो आप कह रही हैं कि उम्र बढ़ना सिर्फ शरीर का घिसना नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट का नतीजा है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, स्रोत उम्र को भी इसी नजरिए से देखता है। ये शरीर का स्वाभाविक रूप से कमजोर होना उतना नहीं है जितना कि जीवन ऊर्जा के फ्लो में लगातार रुकावटें आने का असर है। और इसके उलट? जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, प्यार, आभार, तो स्रोत कहता है कि वाल्व खुला है। खुला वाल्व। तब ऊर्जा बिना रुके बहती है और कोशिकाएं सिर्फ जीती नहीं बल्कि फलती फूलती हैं, रीजेनरेट होती हैं। तो अगर हम स्रोत की ये बात माने तो बीमारियों का असली कारण शायद जीन, इन्फेक्शन या हमारी आदतें उतनी नहीं हैं जितना कि हमारे अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाना है। ये तो मेडिकल साइंस से बिल्कुल अलग बात हुई। हाँ, स्रोत का मुख्य तर्क यही है। वो कहता है कि नेगेटिव एनर्जी सचमुच कोशिकाओं को भूखा रखती है। भूखा रखती है? हाँ, जब एनर्जी फ्लो रुकता है तो उन तक जीवन शक्ति नहीं पहुंचती। नतीजा, वो कमजोर होती हैं और शायद समय से पहले नष्ट भी हो जाती हैं। अच्छा। इसीलिए जो लोग आमतौर पर पॉजिटिव रहते हैं, निराशा या तनाव से जल्दी बाहर आ जाते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनका वाल्व ज्यादातर खुला रहता है। और दूसरी तरफ जो लोग लंबे समय तक बीमार रहते हैं, स्रोत के अनुसार वो किसी न किसी गहरी चिंता, दोष, अपराध बोध या ऐसी ही किसी नेगेटिव भावना के जरिए अपनी लाइफलाइन से, अपनी जीवन ऊर्जा से कटे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। स्रोत ये भी कहता है कि अगर किसी का विश्वास डॉक्टरों पे है, पारंपरिक इलाज पर है, तो वो जारी रखना चाहिए। ऐसा क्यों, अगर सब कुछ ऊर्जा का ही खेल है तो? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत मानता है कि विश्वास अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। अच्छा। अगर किसी को डॉक्टर पर, दवा पर गहरा विश्वास है, तो वो विश्वास ही उसके ठीक होने में मदद करता है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बनाता है। समझ गया। इसलिए इलाज बंद करने को नहीं कहा जाता, लेकिन साथ ही स्रोत ये भी जोर देता है कि सिर्फ बाहरी इलाज काफी नहीं है। हाँ। अगर अंदर का पैटर्न नहीं बदला, वो नेगेटिव भावनाओं का चक्कर अगर चलता रहा, तो बीमारी ठीक होकर भी लौट सकती है या शायद किसी और रूप में सामने आ जाए। तो संतुलन साधना है, बाहर का इलाज भी और अंदर का बदलाव भी। बिल्कुल। बाहरी मदद लें, लेकिन अंदरूनी बदलाव पर काम करना बहुत जरूरी है। तो फिर ये अंदरूनी बदलाव कैसे करें, खासकर तब जब कोई बीमार हो? और नेगेटिव महसूस करना तो स्वाभाविक सा लगता है। बीमार होकर अच्छा महसूस करना कहना आसान है, पर करें कैसे? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए स्रोत एक खास तकनीक बताता है। वो इसे कहते हैं चलो कल्पना करें, या लेट्स प्रिटेंड। सुनने में शायद बच्चों के खेल जैसा लगे। हाँ, लग तो रहा है। लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा है। अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर बदलना। इसके 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। पहला है क्या होता अगर। क्या होता अगर? हाँ,
मतलब कल्पना करनी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरह स्वस्थ, जवान, एनर्जी से भरपूर। तो आप क्या कर रहे होते, कहाँ जा रहे होते, कैसा महसूस कर रहे होते? उस कल्पना में पूरी तरह डूबकर वो खुशी, वो उत्साह महसूस करना है। लेकिन ये तो सिर्फ सोचना हुआ ना, क्या सिर्फ सोचने भर से ऊर्जा बदल सकती है? स्रोत के अनुसार हाँ, क्योंकि भावनाएं ही तो ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। दूसरा स्टेप है तब यानी अतीत में? हाँ, इसमें उन असली पलों को याद करना है जब आप सच में स्वस्थ थे, खुश थे, ऊर्जावान थे। बचपन के दिन हो, कोई छुट्टी, कोई खास कामयाबी, उन समय की जो असली खुशी थी, सेहत का एहसास था, उसे फिर से जीना है, वर्तमान में महसूस करना है। ये काल्पनिक नहीं, ये असली यादों पर आधारित है। अच्छा, समझा। पहला काल्पनिक खुशी, दूसरा अतीत की असली खुशी, और तीसरा स्टेप? तीसरा और सबसे जरूरी है मिलाना, ब्लेंडिंग। मिलाना। हाँ, इसमें क्या होता, अगर वाली कल्पना की खुशी और तब वाली असली यादों की खुशी, इन दोनों भावनाओं को एक साथ मिला देना है, उन्हें एक ही पावरफुल पॉजिटिव एहसास बनने देना है। लक्ष्य ये है कि आप अभी की बीमारी पर ध्यान देने के बजाय सेहत और खुशी की फीलिंग को एक्टिवली पैदा कर रहे हैं। स्रोत में वजन कम करने का भी उदाहरण है कि जब तक कोई अंदर से खुद को मोटा महसूस करता है, उसका वाइब्रेशन मोटापे का है, तो फिर बाहरी कोशिशें जैसे जिम जाना या डाइट करना बहुत मुश्किल लगती हैं या फेल हो जाती हैं। हाँ, ये होता है। स्रोत कहता है पहले पतला महसूस करना शुरू करना होगा, वो वाइब्रेशन बदलना होगा, तब बाहरी कदम उठाना आसान और असरदार हो जाता है। ये नजरिया तो काफी गहरा है, और ये सिर्फ सेहत और बीमारी तक ही नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। स्रोत इसे मौत और दुर्घटनाओं पर भी लागू करता है। ये पहलू थोड़ा और शायद विवादास्पद भी हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा सेंसिटिव है। स्रोत कहता है कि जिसे हम मौत कहते हैं, वो सिर्फ इस भौतिक शरीर का अंत है। आप यानी आपकी चेतना, आपकी जीवन ऊर्जा, वो कभी खत्म नहीं होती। अच्छा। वो बस एक फिजिकल फॉर्म छोड़कर वापस एनर्जी के रूप में मिल जाती है। स्रोत के अनुसार मौत का असली कारण कोई बीमारी या एक्सीडेंट नहीं है। तो फिर क्या है? जीवन ऊर्जा के प्रवाह का शरीर से पूरी तरह हट जाना। ये तब होता है जब शायद जीने की इच्छा या उस ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्रोत यहाँ तक दावा करता है कि अगर ये ऊर्जा प्रवाह लगातार बना रहे बिना रुके, तो थ्योरेटिकली शरीर बहुत लंबा जी सकता है, शायद सदियों तक। सदियों तक? ये तो हमारी आज की जैविक समझ को सीधी चुनौती है। बिल्कुल है। और दुर्घटनाएं, उन्हें तो हम आमतौर पर बदकिस्मती या बस एक संयोग मानते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि वो भी संयोग नहीं है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल। स्रोत एक श्रीमती टी का उदाहरण देता है। उनकी मौत सड़क पर अचानक किसी के फेंके पत्थर से हो जाती है। स्रोत इसे सिर्फ संयोग नहीं मानता। उसका तर्क है कि ये दो नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स का टकराना था। एक तरफ शायद श्रीमती टी के अंदर सालों से दबी कोई गहरी निराशा या नेगेटिविटी थी, और दूसरी तरफ पत्थर फेंकने वाले के अंदर का तीव्र गुस्सा और शायद हीनता का भाव। स्रोत कहता है कि एक पल के लिए इन दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई और ये दुखद घटना सह-निर्मित हुई, को-क्रिएटेड। सह-निर्मित दुर्घटना, ये सुनकर तो कोई भी असहज हो सकता है। क्या इसका मतलब है कि पीड़ित भी किसी तरह जिम्मेदार है? स्रोत इस पर और क्या कहता है? ये तो बहुत भारी बात है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील पॉइंट है और स्रोत की व्याख्या को सावधानी से समझना होगा। उनका मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं है, वो बस ये समझाना चाहते हैं कि ऊर्जा के नियम कैसे काम करते हैं। उनके अनुसार, उनके हिसाब से कुछ भी पूरी तरह रैंडम नहीं होता। कुछ भी नहीं, चाहे लॉटरी जीतना हो या नया प्यार मिलना हो या बीमारी हो या फिर दुर्घटना, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी जो प्रमुख भावनात्मक स्थिति है, हमारा जो वाइब्रेशन है, उससे हमारी ओर आकर्षित होता है। हम अनजाने में अपने वाइब्रेशन से चीजों को एक तरह का न्योता भेजते हैं। न्योता? हाँ, और जब दो या ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो ये उन सब के एनर्जी वाइब्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स मेल होता है। ये व्यक्तिगत दोष की बात नहीं, बल्कि ऊर्जा के आकर्षण के नियम की व्याख्या है, जैसा स्रोत उसे बताता है। अब इसे मानना या ना मानना वो सुनने वाले पर है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग सकता है कि हम हर वक्त नेगेटिव चीजों को आकर्षित करने के खतरे में हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। स्रोत एक बहुत पॉजिटिव बात भी करता है, सेहत का कवच, योर सूट ऑफ वेल बीइंग। ये क्या चीज है? बिल्कुल,
ये बहुत सशक्त करने वाला पहलू है। स्रोत अध्याय 11 में बताता है कि जब हम जानबूझकर अपना वॉल्व खुला रखते हैं, मतलब जब हम एक्टिवली खुशी, कृतज्ञता, प्रेम या कोई भी पॉजिटिव भावना महसूस करते हैं और उसमें बने रहते हैं, हाँ, तो हम अनजाने में ही अपने चारों ओर एक अदृश्य, एक तरह का अभेद्य एनर्जी कवच बना लेते हैं। सेहत का कवच। कवच, जैसे कोई शील्ड। हाँ, एक तरह से। ये कोई जादुई ढाल नहीं है, बल्कि हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी की एक नेचुरल स्थिति है। स्रोत का दावा है कि इस अवस्था में नेगेटिव एनर्जी वाली कोई भी चीज, चाहे वो बीमारी का कीटाणु हो या दुर्घटना की सिचुएशन या किसी और की नेगेटिविटी, हम तक पहुंच ही नहीं सकती। सच में? हाँ, वो या तो हमसे टकराकर लौट जाती है या हमारे पास से गुजर जाती है, हमें छूती नहीं। क्या स्रोत इसके कुछ उदाहरण देता है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? क्योंकि सुनने में तो ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। हाँ, देता है। कुछ छोटे मोटे उदाहरण हैं। जैसे जब आप इस हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं तो शायद दीमक आपके घर को छोड़कर पड़ोसी के घर चली जाती है, या आवारा कुत्ते आपके साफ लॉन को छोड़ देते हैं। अच्छा। तूफान आता है पर आपके पेड़ सुरक्षित रहते हैं। लेखिका अपना एक अनुभव बताती हैं कि कैसे उनके घर के सामने सड़क किनारे कुछ पेड़ थे जिन्हें काटने का नोटिस आया था। लेकिन जब कर्मचारी आए तो उन्होंने उन पेड़ों को छोड़ लिया, ये कहकर कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे और उन्हें काटने का मन नहीं किया। अरे वाह। स्रोत के अनुसार ये उस कवच का असर था जो लेखिका की पॉजिटिव एनर्जी ने उन पेड़ों के आसपास भी बना दिया था। तो ये कवच सिर्फ छोटी मोटी परेशानियों या बीमारियों से ही नहीं बचाता, क्या ये बड़ी चीजों से भी सुरक्षा दे सकता है, जैसे कोई क्राइम या प्राकृतिक आपदा? स्रोत का दावा तो यही है। जब हम लगातार इस हाई एनर्जी स्टेट में, इस खुले वॉल्व की स्थिति में रहते हैं, तो हम न सिर्फ बीमारियों और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि बाहरी नेगेटिव असर से भी बचते हैं। जैसे दूसरे लोगों की नेगेटिविटी, गुस्सा, जलन वगैरह, या फिर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की नेगेटिविटी होती है, डर या निराशा का माहौल। यहाँ तक कि स्रोत के अनुसार लुटेरों से, खराब ड्राइवर से या प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से भी सुरक्षा मिल सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सुरक्षा का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा वॉल्व कितना और कितनी देर तक खुला रहता है। स्रोत का तर्क है कि जो बड़ी आपदाएं या त्रासदियां होती हैं, वो अक्सर बड़े पैमाने पर या बहुत गहरी बंद वॉल्व स्थितियों का नतीजा होती हैं, मतलब व्यापक नेगेटिविटी या डर का। इस तरह का एक और पहलू दुनिया की समस्याओं के बारे में है। स्रोत कहता है कि गरीबी, युद्ध, पर्यावरण संकट जैसी समस्याओं पर लगातार नेगेटिव रूप से ध्यान देना, मतलब दुनिया कितनी बुरी है वाली सोच रखना। हाँ, कितना बुरा है सिंड्रोम। हाँ, वो असल में उन समस्याओं को और बढ़ाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या हमें समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए? नजरअंदाज नहीं, बल्कि ध्यान की क्वालिटी बदलनी है। स्रोत का तर्क वही ऊर्जा के आकर्षण का नियम है। आप जिस चीज पर अपनी भावना और ध्यान लगाते हैं, आप उसी की एनर्जी को बढ़ाते हैं और उसी को अपनी रियलिटी में बुलाते हैं। जब हम लगातार दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं कि दुनिया में कितनी गरीबी है, कितनी हिंसा है, तो हम अनजाने में उसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को ताकत दे रहे होते हैं। तो फिर क्या करें? स्रोत सुझाता है कि समाधान पर फोकस करें, प्रचुरता की भावना महसूस करें, शांति की कल्पना करें और उसे महसूस करें। एक स्वस्थ पर्यावरण की तस्वीर बनाएं और उसके लिए आभार महसूस करें। ये प्रॉब्लम के वाइब्रेशन से हटकर सॉल्यूशन के वाइब्रेशन में आने जैसा है। ये पैसिव होना नहीं है, बल्कि एनर्जी के लेवल पर एक एक्टिव पॉजिटिव योगदान है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दे रहा है। हमारी भावनाएं सिर्फ हमारा मूड नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे सक्रिय रूप से हमारी सेहत, हमारी सुरक्षा और शायद हमारे आसपास की दुनिया को भी आकार दे रही हैं। हाँ। अच्छा महसूस करना, आभारी रहना, अपने ऊर्जा के वाल्व को खुला रखना, हाँ। ये सिर्फ व्यक्तिगत खुशी की बात नहीं है, बल्कि एक तरह का अदृश्य सेहत का कवच बनाने जैसा है, जो हमें कई लेवल पर सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल सही। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपने अनुभव के निर्माता हैं। हम जीवन की एक शक्तिशाली ऊर्जा धारा है। असली चुनौती शायद यही है, क्या हम बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हर हाल में जानबूझकर अच्छा महसूस करने का चुनाव कर सकते हैं? यही सबसे मुश्किल है शायद। हाँ, लेकिन स्रोत का संदेश बहुत सीधा है और बार बार दोहराया गया है। चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो,
अच्छा महसूस करने का तरीका ढूंढें, अपने वाल्व को खुला रखें। उनका दावा है कि बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सच है, अगर हम अपनी सेहत और सुरक्षा के इतने शक्तिशाली सही निर्माता हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हाँ, जिम्मेदारी भी है और संभावनाएं भी। सोचिए, बेहतर जीवन बनाने की संभावनाएं कितनी अनंत हैं। शायद ये हमें अपने रोज के हर पल, हर भावना को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। नमस्कार। आज हमारे सामने जो दस्तावेज है वो जीवन में बदलाव लाने के एक खास 30 दिन के कार्यक्रम के बारे में बात करता है। हाँ जी। इसका मकसद बताया गया है कि कैसे नकारात्मक सोच की आदतों को तोड़ें और जो चीजें हम चाहते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। हाँ, बिल्कुल। और इस कार्यक्रम का जो आधार है, जैसा दस्तावेज में बताया गया है, वो आकर्षण के नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सोच पर टिका है। अच्छा। यानी अपने विचारों और खासकर अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपने जीवन के अनुभव को बदल सकते हैं। और ये दस्तावेज तो ये भी कहता है कि ये तरीका आसान है, तेज है और नतीजे गारंटीड है। अच्छा, गारंटीड भी? तो फिर चलिए इस दस्तावेज में दिए गए तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 30 दिन का कार्यक्रम, लेखक ने इसे खुद अपनी गहरी नकारात्मक सोच को तोड़ने के लिए बनाया था ना? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज के मुताबिक इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला क्या है? पहला कदम, जैसा लेखक बताते हैं, वो ये है कि जो बड़ी समस्याएं या चिंताएं हैं, जिनसे डर या तनाव पैदा होता है, उन पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दें। पूरी तरह? हाँ, दस्तावेज में इस पर काफी जोर है कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, एकदम नहीं। ओके। और दूसरा कदम? दूसरा कदम है हर दिन के लिए एक फ्लिप स्विच विषय चुनना। फ्लिप स्विच, ये क्या चीज है? इसका मतलब है अपने बारे में कोई ऐसी नई बात खोजना जिसकी आप सच में सराहना कर सकें, दिल से। दस्तावेज के अनुसार इसका जो मकसद है वो है हमारी भावनात्मक स्थिति, या जिसे वो वाइब्रेशन कहते हैं, उसे बदलना। अच्छा, तो ये फ्लिप स्विच काम कैसे करता है दस्तावेज के हिसाब से? देखिए, विचार ये है कि जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में आए, मतलब वो पहले कदम में पहचाना गया विचार, हाँ, तो तुरंत ध्यान हटाकर अपनी सराहना वाले विचार पर ले आएं, जो दूसरे कदम में चुना था। फौरन? हाँ, फौरन। लेखक का मानना है कि इससे आप तुरंत एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट से एक पॉजिटिव स्टेट में स्विच कर जाते हैं। ये तरीका सिर्फ विचारों को बदलने का नहीं है, बल्कि नकारात्मकता की आदत को तोड़ने के लिए बनाया गया है। आदत को तोड़ना। दस्तावेज में लेखक के शुरुआती दिनों का अनुभव भी है शायद? हाँ है। बताया है कि शुरू में कितना मुश्किल था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका लगभग 97% टाइम तो चिंता करने में बीतता था। 97%? बाप रे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि बदलाव आ रहा है। जैसे वो जो बिना वजह की घबराहट होती थी, वो कम हो गई। अच्छा। और लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये फ्लिप स्विच जो है वो तुरंत करना बहुत जरूरी है, जैसी नेगेटिव विचार आए वैसे। हाँ, सही। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है दस्तावेज में, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। हाँ, बिल्कुल। इसे उन अंदरूनी विश्वासों या डर के रूप में बताया गया है जो हमें अपनी मनचाही चीजों को पाने से रोकते हैं। अच्छा। और ये 30 दिन का कार्यक्रम इसी प्रतिरोध को कम करने का एक तरीका बताया गया है। दस्तावेज में ये भी लिखा है कि इस प्रक्रिया में मूड स्विंग्स हो सकते हैं शुरू में, क्योंकि शरीर एक नई थोड़ी हाई वाइब्रेशन या कह लें इमोशनल लेवल का आदी हो रहा होता है। ओके। पर वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेखक ने कुछ संयोगों मतलब सिंक्रोनिसिटी का भी जिक्र किया है, जैसे वो झील वाली बात। हाँ, जैसे कि जिस झील के पास वो घर चाहते थे, उसकी तस्वीर अचानक टीवी पर या कैलेंडर पर दिख गई। तो लेखक इन्हें किस तरह देखते हैं? हाँ, लेखक इन संयोगों को एक तरह की पुष्टि मानते हैं कि उनकी एनर्जी बदल रही है और बाहरी दुनिया उनकी बदली हुई अंदरूनी हालत का जवाब दे रही है। दस्तावेज के नजरिए से देखें तो ये छोटे छोटे संकेत होते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छाओं के साथ मेल खाने लगी है। ठीक है, तो अगर हम दस्तावेज के निष्कर्षों को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? निचोड़ क्या है? मूल संदेश तो यही है कि हमारा जीवन हमारी ऊर्जा और हमारे भावनाओं से ही बनता है, उनसे आकार लेता है। हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभव के निर्माता हैं, क्रिएटर हैं। दस्तावेज कुछ खास कामों पर जोर देता है,
जैसे हर हाल में अच्छा महसूस करने का तरीका ढूंढना। चाहे कुछ भी हो रहा हो, हाँ, चाहे कुछ भी हो। और जो नहीं चाहिए उस पे से ध्यान हटाकर जो चाहिए उस पे फोकस करना। और सराहना, अप्रिसिएशन, उसको एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल करना। और क्या सुझाव हैं? कोई और जरूरी बात? हाँ, साथ ही अपने अंदर की आवाज या जो अचानक से विचार आते हैं, इम्पल्सेस, उन पे ध्यान देने की बात कही गई है। लेखक उसे मार्गदर्शन मानते हैं। इंट्यूशन जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। और सबसे जरूरी, जानबूझकर अच्छा महसूस करने का अभ्यास करना, इसे एक नियमित आदत बनाना। अच्छा। लेखक लगातार अभ्यास के महत्व पर बल देते हैं, यहाँ तक कि 30 दिनों के बाद भी छोटे छोटे अपने पर्सनल कार्यक्रम बनाने का सुझाव है। जैसे 1 हफ्ता पूरी तरह आभार मतलब ग्रैटिट्यूड पे ध्यान देना, या अगला हफ्ता आश्चर्य और रोमांच मतलब वंडर एंड एडवेंचर पे। ये दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज का सार ये है कि अपने ध्यान और अपनी भावनाओं को सचेत रूप से बदलकर हम अपने जीवन की दिशा वाकई बदल सकते हैं। हाँ। और ये 30 दिन का कार्यक्रम उन पुरानी नकारात्मक आदतों को तोड़ने और इस बदलाव की शुरुआत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका पेश करता है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज से एक आखिरी विचार है सोचने के लिए। बताइए। लेखक कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी भूमिकाएं नहीं हैं, जैसे कोई बढ़ई है, कोई सचिव है या डॉक्टर है, हम इससे कहीं ज्यादा हैं। ज्यादा मतलब? हम जीवन की शक्ति, फोर्स ऑफ लाइफ, उसका हिस्सा है। तो इस एहसास के साथ जीना कैसा होगा? दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम खुद को इस बड़े रूप में देखें तो हमारे लिए क्या नई संभावनाएं खुल सकती हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।